हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 8वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए दर्पण में चेहरा देखना, ऑप्शन बी है चांदी का चमकना, ऑप्शन सी है पानी में तैरती मछलियों का प्रतिबिंब देखना, और ऑप्शन डी है प्रकाश का वायु से जल में जाना। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो प्रकाश का वायु से जल में जाना ये प्रावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और 100% ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, और ऑप्शन डी है पोलियो। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो हीमोफीलिया है ये हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक रोग है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी गैस को मृत गैस कहा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से मृत गैस या नोबेल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है चांदी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो रबर पदार्थ है ये विद्युत का कुचालक है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि जो तांबा पदार्थ है ये तांबा, एल्यूमिनियम पदार्थ है ये एल्यूमिनियम है, और जो ये चांदी पदार्थ है ये चांदी, ये तीनों के तीनों पदार्थ क्या है? विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेडियो तरंगों की खोज की थी वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किस पर लागू होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किस पर लागू होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यह नियम सभी प्रकार के पिंडों पर लागू होता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है हीलियम गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप याद रखना जो ये नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन शरीर में किस कार्य में सहायक होता है? ऑप्शन ए रक्तचाप को नियंत्रित करने में, ऑप्शन बी है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने में, ऑप्शन सी है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में और ऑप्शन डी है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंसुलिन शरीर में क्या करता है, जो शरीर के अंदर रक्त होता है उस रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, और 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीयकृत बैंक किस वर्ष पहली बार स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1969 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1991 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक वर्ष 1969 में पहली बार स्थापित किए गए थे। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना शुरू की गई थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी है नीति आयोग द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो मेरे भाई जो रेपो रेट है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ये भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक केपलर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गति का प्रथम नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब कोई वस्तु दाहिनी से अधिक गति से चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जब कोई वस्तु दाहिनी से अधिक गति से चलती है तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम, और ऑप्शन डी है वाट। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है पास्कल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इनमें से बल की एसआई इकाई है क्या? न्यूटन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये
21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अक्षीय दर्पण है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण है, ऑप्शन सी है समतल दर्पण है और ऑप्शन डी है परवलयाकार दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो परवलयाकार दर्पण है ये गैर अक्षीय दर्पण है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 21 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।